है। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। आई होप फाइन हो गए, बढ़िया हो गए, मजे में हो गए। तो सबसे पहले तो ये बता दो कि पढ़ाई कैसी चल रही है। मतलब सब बढ़िया चल रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है? देखो, एक बहुत सिंपल सी चीज तुमको मैं बताता हूँ आज। क्लास का क्या है वो तो स्टार्ट कर देंगे, अभी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। देखो, कोई भी चीज ऐसी हो कि जो समझ में ना आ रही हो, तो देखो मैं भी एक इंसान हूँ, गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं। हो सकता हो कि मुझे कुछ कोई एक ऐसा टॉपिक हो जो मैं तुमको क्लियरली ना समझा पाया हूँ। तो एक काम करना, मेरी आदत है, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो मेरी आदत है कि मैं फीडबैक लेने के लिए एक बार कमेंट्स चेक करता हूँ। तो कभी कोई ऐसा टॉपिक हो जो उनको लगे कि सर समझ में नहीं आया है, या फिर इस पे और क्लियरिटी हो सकती थी, या फिर सर ये टॉपिक गलत समझाया है, ये आंसर कोई आपने गलत मार्क कराया है, तो वो कमेंट सेक्शन में लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो उससे मैं इंप्रूव करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि देखो मैं वो बाकी लोगों में से नहीं हूँ कि जो सिर्फ अपनी पढ़ाई सुनना पसंद करते हैं। नहीं, आई एक्सेप्ट व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। तो अगर कुछ भी दिक्कत ऐसी हो, कुछ मुझ में करेक्शन हो, तो फीडबैक जरूर देना। उससे मुझे भी आइडिया लगता है कि मुझे क्या करना है। ओके, जस्ट मिनट। हाँ हाँ, तो उससे मुझे भी एक आइडिया लगता है कि मुझे कुछ और बेटर करना है, या फिर जैसा चल रहा है, जो फ्लो में चल रहा है वो फ्लो में चलने देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पॉलिटिक्स या फिर सिविक्स का पहला चैप्टर हमारा चल रहा था ऑन इक्वालिटी। इस चैप्टर में कल हमने कुछ कुछ चीजें डिस्कस की थी, एक बार रिकॉल करते हैं और फिर आज वाले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेसिकली कल हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया, तो कल जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हमने देखा था कि इक्वालिटी बेसिकली इक्वालिटी एक ऐसी चीज है जो सबके पास होनी चाहिए, लेकिन इक्वल हमें अनइक्वालिटी फेस करते हैं। बहुत सारे लोग इंडिया में, कंट्री में आज भी ऐसे हैं जो अनइक्वालिटी फेस करते हैं, जिनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस मेंशन्ड हैं। उन प्रोविजंस के बारे में हमने जाना था। जैसे सबसे पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश करता है, जिसके थ्रू वो ये बताता है जिसके थ्रू वो ये बताता है कि जिसके थ्रू वो ये बताता है कि बेसिकली हर कोई, चाहे वो प्रेसिडेंट से लगा के चाहे एक देश का आम नागरिक हो, वो भी क्या है, वो भी एक वो हर लॉ उसके लिए सेम है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एक कोई छोटे तबके का इंसान हो। लॉज हर किसी के लिए सेम है, ठीक है। दूसरी चीज कि जेंडर के बेसिस पे या फिर कास्ट के बेसिस पे कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये भी इंश्योर करता है हमारा क्या, ये भी इंश्योर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हमने पढ़ा। फिर इसको पढ़ने के बाद हमने क्या देखा, इसको पढ़ने के बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट ने अनइक्वालिटी को काउंटर करने के लिए दो तरह के स्टेप्स लिए हैं। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस मेंशन किए हैं। दूसरी चीज, कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स लॉन्च की हैं जिससे हर हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिल सके। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था किसका, मिड डे मील स्कीम का। मिड डे मील स्कीम के थ्रू बच्चों के अंदर जो वो एक एलिमिनेशन की भावना थी, जो बच्चे एक दूसरे को खुद से अलग समझते थे, पुअर कास्ट के लोग और अपर कास्ट के लोग, अपर कास्ट के बच्चे और लोअर कास्ट के बच्चे, तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ इक्वालिटी डेवलप हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो हमने कल इस चैप्टर के डिस्कस किए थे। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो आज का हमारा टॉपिक है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा सोच रहा है कि सर हम इंडिया में रहते हैं इसी वजह से सिर्फ अनइक्वालिटी है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ इंडिया में ही अनइक्वालिटी या फिर अनइक्वल ट्रीटमेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि अनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, जहां पे लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वही नेक्स्ट टॉपिक है, इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। स्टार्ट करते हैं। You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इंडिया एक मात्र ऐसी कंट्री है जहां पे अनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, बाकी तो हर जगह इक्वल ट्रीटमेंट ही हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया के अलावा बहुत सारी ऐसी डेमोक्रेसीज हैं जहां पर आपको अनइक्वल ट्रीटमेंट देखने को मिलता है लोगों के साथ। The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be a key issue around which communities struggle. ठीक है। तो इंडिया के अलावा जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उनमें से मैक्सिमम डेमोक्रेसीज में आपको ये देखने को मिलेगा
कि इक्वालिटी एक ऐसा प्रेसिंग इशू है जिसपे बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं इक्वल ट्रीटमेंट लेने के लिए, इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के लिए। So, for example, in the United States of America, the African Americans whose ancestors were the slaves of who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए इतनी बड़ी कंट्री, इतनी डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद वहां पे भी हमको ये देखने को मिलता है कि वहां पे भी अनइक्वल ट्रीटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो नेटिव अफ्रीकन है उनके साथ नहीं, जो नेटिव अमेरिकन हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, लेकिन जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो अमेरिकन जिनके एंसेस्टर्स को एज अ स्लेव्स अफ्रीका से उठा के लाया गया था, उनके साथ एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता है। This despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push the equal rights for African Americans. Prior to this, African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस अनइक्वल ट्रीटमेंट को खत्म करने के लिए कोई स्टेप नहीं लिए गए थे, नहीं। 1950s में, लेट 1950s में एक बड़ा मूवमेंट चलाया गया था ताकि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको इक्वल राइट्स, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा सके। लेकिन इतना होने के बावजूद आज हम ये देखते हैं कि अमेरिका में आज भी ये कंडीशन है कि हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। अफ्रीकन अमेरिकन आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं इक्वालिटी को गेन करने के लिए। For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. तो अगर ये सोचो कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और वो इस हद तक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक एग्जांपल दिया है कि जैसे मान लो कोई बस से ट्रेवल कर रहा है, कोई अफ्रीकन अमेरिकन बस से ट्रेवल कर रहा है, तो या तो उसको उस बस की एकदम लास्ट सीट पे बैठना पड़ेगा, या तो फिर अगर कोई नेटिव अमेरिकन, व्हाइट अमेरिकन जिसको हम कहते हैं, अगर वो आ गया उस बस में और वो उस सीट पे बैठना चाहता है जहां पे वो अफ्रीकन अमेरिकन बैठा है, तो वो उसको उठा के वहां पे बैठ जाता है और अफ्रीकन अमेरिकन को खड़े रहना पड़ता है। ठीक है, तो किस लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन, किस लेवल पर इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है लोगों को, वो मुझे एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हो कि एक व्यक्ति है, दिन भर काम करके आया है, जो दिन भर थक के आ रहा है, और उसको आप उसकी बस की सीट से हटा दे रहे हो। क्यों? जस्ट बिकॉज वो आपकी रेस से, आपकी कास्ट से बिलोंग नहीं करता है। रोसा पार्क्स 1913-2005 was an African American woman tired from a long day at work. She refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known as the Civil Rights Movement. ठीक है, तो रोसा पार्क्स एक वुमन का नाम दिया है, एक महिला का नाम दिया है, रोसा पार्क्स। एक स्टोरी टाइप की दी गई है, लेकिन ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोसा पार्क्स एक महिला थी जो दिन भर थक के काम करके आ रही थी, वो बस में बैठी हुई थी, एक व्हाइट अमेरिकन आता है और वो व्हाइट अमेरिकन मैन जो है उनको हटा देता है अपनी सीट पे से, जिसके चलते क्या होता है, जिसके चलते वो अपनी सीट उस व्हाइट अमेरिकन मैन को देने के लिए मना कर देती है, which mark a beginning of huge education and which mark the beginning of rival, कि अब जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उन्होंने राइवलरी स्टार्ट कर दी कि हमको हमारे इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, और इसी के साथ सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट होता है। इसी इंसिडेंट के बाद से सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट होता है। सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट होता है अमेरिका में, which demanded equal rights for every civilian in the country. The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion, or national origin. It also stated that all schools would be open to African Americans children and that they would no longer have to attend सेपरेट स्कूल्स स्पेशली सेट अप फॉर देम। ठीक है, और इसी के साथ साथ क्या आता है, सिविल एक्ट ऑफ 1964, सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 आता है। सिविल राइट्स
एक्ट ऑफ 1964 आता है। ये सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है ऑन द बेसिस ऑफ nationality, on the basis of religion, on the basis of race, on the basis of sex, इनको प्रोहिबिट करता है कौन? सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 बेसिकली किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है विथ अफ्रीकन अमेरिकन। और ये लॉ, ये जो एक्ट आया था, ये भी स्टेट करता है, ये एक्ट में एक खासियत और थी कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन है उसको नॉर्मल स्कूल में ही जाना होगा। कुछ उनके लिए जो स्पेशल स्कूल सेटअप किए गए थे ओल्ड रिजीम वाले, वो उनको अटेंड नहीं करने होंगे। ठीक है, वो हर बच्चे की तरह इक्वल ट्रीटमेंट उनके साथ होगा और वो इक्वली जिस स्कूल में हर बच्चा पढ़ता है उसी स्कूल में वो भी पढ़ सकते हैं। However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country. Most African Americans children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and priority qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी देखने को मिलता है हमको कि आज भी अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस जो हैं, अफ्रीकन अमेरिकन फैमिलीज जो हैं, वो पुअर हैं व्हेन कंपेयर्ड विथ व्हाइट अमेरिकन। क्यों? क्योंकि देखो ये एक्ट आया 1964 में। 1964 के बाद सिग्निफिकेंटली चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन 1964 के पहले जो इम्पैक्ट पड़ चुका था उनके ऊपर, वो इम्पैक्ट आज भी देखने को मिलता है कि वन ऑफ द पुअरेस्ट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन का ही है। उनके बच्चे आज भी ऐसी कंडीशंस हैं कि उनके बच्चे आज भी जो गवर्नमेंटल स्कूल्स हैं जिनमें फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं होती हैं उनको अटेंड करते हैं। दे कांट अफोर्ड टू अटेंड हाई स्कूल्स। ठीक है, वो चीज है। नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। No country can be described as being completely democratic. There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues। ठीक है, तो ये तो दो डेमोक्रेसीज की हमने बात की, इंडिया की और अमेरिका की। लेकिन ऐसा नहीं कि जो बाकी डेमोक्रेसीज हैं वो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, नहीं, उनमें भी कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट्स हैं। उनमें भी कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनके साथ इनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, जिसके चलते वो कॉन्टिन्यूअसली इक्वलिटी की डिमांड करती हैं और डेमोक्रेसी के एरिया को एक्सपैंड करने का ट्राई करती हैं। Central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. In this book, you will read about how this issue of equality affects various aspects of our daily lives in democratic India। ठीक है, तो डेमोक्रेसीज का जो कोर है वो यही है कि वो हर सिटीजन को इक्वली ट्रीट करे। और बेसिकली इस बुक में ये दिया है कि इस बुक में बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये इनइक्वालिटी जो है, या फिर हाँ, ये जो इनइक्वालिटी है ये सिर्फ आपको एक तरफ से इफेक्ट नहीं करती है। अगर आपके साथ इनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है तो आप हर तरह से इफेक्ट होगे। यू विल बी अफेक्टेड फ्रॉम एवरी फेज ऑफ लाइफ। ठीक है, as you read these chapters, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld। ठीक है, तो जिस तरह से हम इस बुक में आगे बढ़ेंगे उस तरह से हम इक्वालिटी के इंपॉर्टेंस को जानेंगे और हमारी कंट्री में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वो हम जानेंगे। ठीक है, तो इतना ही था इस चैप्टर में। बेसिकली इसी के साथ ये चैप्टर थियरी के बेसिस पे होता है समाप्त। थियरी एंड। ठीक है, कल सैटरडे है, कल इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर हम लेने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के ऊपर। लेकिन इससे पहले मैं एंड करूं, दो इंपॉर्टेंट चीजों को बता देता हूं मैं। ठीक है, एक ये देखो, यहां से तुम्हारा स्टार्ट हुआ है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन डेमोक्रेसीज। उसके नीचे आओगे तो बी.आर. अम्बेडकर की एक पिक्चर दी है, उसके नीचे उनकी एक स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लेना। ठीक है, और ये ब्लू बॉक्स में आर्टिकल एक दिया है, उस आर्टिकल को मैं तुमको बता देता हूं एक बार।
एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। कुछ प्रोविजंस मेंशन है, वो प्रोविजंस सुन लो। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है कि जो स्टेट है यानी कि जो पावर्स हैं, जो अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो किसी भी सिटीजन को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगी। दूसरा पॉइंट क्या है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment, etc. The use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resorts maintained wholly or partially out of state funds to be delegated on the use of general public, ठीक है। तो जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं, पब्लिक एंटरटेनमेंट की चीजें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चीजें हैं, उनके साथ, उन चीजों में किसी भी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी। जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी तो मुझे दिखी, तो मैंने सोचा कि मैं तुमको एक बार बता देता हूं ताकि अपने एंड पे उसको रेडी रखना। क्वेश्चन आने के चांसेस इन दोनों पार्ट से बहुत कम होंगे, लेकिन स्कूल के एग्जाम्स में कुछ नहीं कह सकते, हो सकता हो तुमको एक क्वेश्चन दे दें, ठीक है, तो उसको अपने एंड पे पढ़ लेना। बाकी थियरी के बेसिस पे ये चैप्टर हो गया है समाप्त। कल इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस कर लेंगे, सैटरडे कल, और फिर मंडे से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो कल मैं तुमको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से। इसी के साथ एंड करते हैं आज की क्लास को। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। बाय बाय बाय।